बिहार में भूकंप के झटके फिर महसूस किए गए हैं और खासतौर से पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी इन जगहों पर दोबारा झटके महसूस किए गए हैं। बालकृष्ण, लगातार केंद्र सरकार की मीटिंग, केंद्र सरकार के उपाय और भरोसा कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन किस किस तरीके के और किस किस लेवल पे ये मदद की जा रही है? देखिए, जो अभी तक जानकारी आई है केंद्र सरकार के पास भी, वो जानकारी आई है कि अभी तक कम से कम 34 लोगों की मौत हो चुकी है। हो सकता है कि ये संख्या कुछ बढ़े जैसे जैसे जानकारी आए। सबसे ज़्यादा मौत जो है वो बिहार में हुई है, जहां पर 23 लोग मरे हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश और 2 मौत पश्चिम बंगाल में हुई है। केंद्र सरकार ने ये बताया है, एनडीआरएफ ने, कि बिहार ने मदद मांगी थी। 4 एनडीआरएफ की टीम वहां पर भेजी गई है। एक एनडीआरएफ की टीम में करीब 45 लोग होते हैं और इक्विप्ड होते हैं कि उनके पास स्निफर डॉग होते हैं, जहां पे मलबे में फंसे हुए लोग उनको निकालने के स्टील कटर, कंक्रीट कटर, जो लाइट्स होती हैं स्पेशल, अगर फंसा हुआ कोई आदमी उसको सांस ले सके, इस तरह के इंतजाम होते हैं। तो सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम्स भेजी गई है उन जगहों पर जहां पर की आशंका हो सकती है कि लोग मलबे में फंसे हो। सरकार ने कहा है कि पहले हमारी प्रायोरिटी जो है वो है ऐसी जगहों पर पहुंचने की जहां पर लोग फंसे हो सकते हैं। जो बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसका आकलन हम बाद में करेंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने नेपाल को कहा है कि वो हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। 10 टीम जो है एनडीआरएफ की ऑलरेडी वहां पर भेजी जा चुकी है। कहा गया है नेपाल सरकार के कि वो जिस तरह से चाहें, जहां पर चाहें, इनको यूज करें अपने हिसाब से, और जरूरत पड़े तो और टीम्स यहां से भेजने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने पूरा भरोसा दिलाया है नेपाल को कि जिस तरह की मदद और जितनी भी मदद वो चाहेगा, भारत उसको करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो 4 अफेक्टेड स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है और बिहार हैं, इन सब के चीफ सेक्रेटरी के साथ लगातार टच में हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है और उनसे कहा गया है कि अगर उनको कभी भी लगता है कि किसी मदद की जरूरत है केंद्र सरकार से, तो फौरन वो बताया जाए ताकि उसको वो मदद मुहैया कराई जा सके। और लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो जारी है। केंद्र सरकार लगातार इन 4 स्टेट्स के टच में है। जान की हानि नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर कात्रा, अब रात का समय है और अंधेरे में जो मदद की पूरी प्रयास भारत सरकार, आगे अब क्या होगा, किस रूप में होगा? क्योंकि हम एक डिस्कशन से आ रहे हैं कि लगातार इस तरीके से कंपन होने हैं, अब आगे किस रूप में आप कार्रवाई करोगे? देखिए, जो आफ्टर शॉक्स हैं और जो डैमेज बिल्डिंग्स हैं और इवन जो भूस्खलन और हिमस्खलन हो सकते हैं, और इसका खतरा 2 हफ्ता बना रहेगा, इन सब से भी जाने जा सकती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे अलर्ट रहे सब लोग और रेडीनेस में रहें। हमारी तरफ से जो सहायता एनडीआरएफ टीम्स की गई हैं, वो एकदम ट्रेन्ड मैन पावर हैं। उनके पास सारे एकदम लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जान माल बचाने के लिए, कटर्स वगैरह और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन हमारा सवाल उससे जुड़ा हुआ है कि वहाँ पहुँचेंगे कैसे? बिहार में जो स्थिति है या तमाम भारत के भीतर की जो स्थिति है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा सवाल ये भी हम पूछ नहीं पाए, दूसरा सवाल ये भी कि अगर काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है तो यहाँ से जो टीम्स जा रही है वो कहाँ पे उतर रही है, क्या व्यवस्था की गई है वहाँ? तो हम पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन इलाकों में कैसे पहुँचेंगे और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस प्रोसेस को आप कैसे अलर्ट के रूप में ला पाएंगे? देखिए, ऐसे जहाँ पे बिल्कुल नहीं पहुँचा पाएगा वहाँ पे हेली एम्बुलेंसेज वगैरह का इंतज़ाम होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एयरलिफ्ट किया जा सकता है। और अगर सड़कें और ब्रिज, ये पुल वगैरह टूट गए हैं और पहुँचा नहीं जा सक रहा है, तो हेली एम्बुलेंसेज एक आखिरी रिसोर्ट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो सर्च एंड रेस्क्यू के लिए ट्रेन्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है। मशीन्स, उपकरण उपलब्ध होने चाहिए ताकि कहाँ फंसा है कोई उसको लोकेट कर सके और उस तक पहुँचा जा सके। और ये अर्जेंट जो रेस्क्यू वर्क है, लोगों के भीतर जबरदस्त बदहवासी, हम आपको बिहार के कुछ जो महसूस करके उस वक्त महसूस कर रहे थे जिस समय अर्थक्वेक आ रहा था और उसके तुरंत बाद जब हमारे रिपोर्टर्स उन तक पहुंचे थे, जरा सुनिए और जरा देखिए उनकी बात। हम अपने क्लिनिक परिसर में थे तो बहुत ज़्यादा हिलने लग रहा था कि अगल बगल कहीं बिल्डिंग ध्वस्त न जाए, गिर नहीं जाए। लेकिन सारे मोहल्ले के लोग निकल के, घर से बाहर निकल के एकदम आ गए रोड पे और अभी कंट्रोल में है। और मेरा कुर्सी पूरा हिल रहा था। बच्चे सभी स्कूल में थे। हम कहे कि जो अकेले मेरे बच्चे सब है, कोई कुछ हो न जाए, इसीलिए हम दौड़ के सब अपना जान बचाने के लिए तो भागता ही है ना, तो इसीलिए हम बच्चे पहले हम भागे तो फिर हम अपन बच्चे को स्कूल से निकाले हैं सर। 12 बजे के आसपास
हम लोग सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यालय में काम कर रहे थे, तो अचानक कार्यालय में रखे हुए कंप्यूटर, प्रिंटर और हम लोग जिस सीट पे बैठे हुए थे वहाँ कुछ मतलब हलचल सी होने लगी। और जब सारे एम्प्लॉय देखे कि ये कंटिन्यूअस हो रहा है तो ये लगा कि भूकंप है, और बाहर हम लोग खड़ा होकर देखे तो करीब बिल्डिंग मतलब आपको हिलते हुए नज़र आ रही थी। चलिए हम चेयर पे बैठे थे, पहले मुझे ऐसे लगा कि मोबाइल वाइब्रेट, तो दोनों मोबाइल मैंने निकाला, एक एक करके मोबाइल देखा कि फ़ोन वाइब्रेट हुआ। फिर थोड़ी देर चेयर मेरा थोड़ा जंपिंग थी, मैं सोचा कि चेयर जंप कर रही, लेकिन साइलेंट होकर देखा गंभीरता से तो भूकंप झटके और यूं करके चेयर हिल रही थी। मुझे काफ़ी अजीब सा फील हुआ। सब लोगों को काफ़ी लोगों को बताया और गेट से बाहर निकले। बहुत ही डरावना माहौल था, लोग इधर उधर भाग रहे थे, अस्त व्यस्त थे, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। हमने लिफ्ट छोड़ के सीढ़ी का प्रयोग किया और इससे तेज भूकंप मैंने आज तक महसूस नहीं किया है। ऑफिस में थे हम लोग, ऑफिस में आराम से बैठे हुए थे, अचानक दिखा कि पूरा हिलने लगा। जल्दी जल्दी हम लोग भागे नीचे, लिफ्ट छोड़ के सीढ़ी से आए और बिल्डिंग भी बगल में हिल रही थी। बहुत तेज झटका लगा हम लोग को। मैं अपना कूलर चला के बैठा हुआ था और कूलर सीधा अपने उससे स्टूल से नीचे गिर गया, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। पूरा जब बाहर निकला गली में तो सारे लोग बाहर आ गए थे, मैं भी काफी डर गया था। सीढ़ी से जल्दी जल्दी करके बाहर निकला। गली भी इतनी छोटी है कि अगर लोग भगदड़ आ जाए तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। बहुत तेज से मकान सबका हिलने लगा, बाहर से आवाज आया, सब लोग घर छोड़ के बाहर निकल गए छत सड़क पे। थोड़ी देर बाद जब झटका कम हुआ तो सब लोग घर के अंदर गए, तो घर में देखते हैं कई जगह सब दरारें हो गई हैं। मतलब भूकंप आया, हम लोग का टीम मतलब झुरझुरने लगा। हमको ये समझ में आया कि आज तुरंत हम लोग अपना जान बचाने के लिए वहाँ से निकल के दुकान के बाहर भाग गया है। संख्या बढ़ रही है, 876 लोग की मौत नेपाल में हो चुकी है। विपुल जी, यहाँ पर एक सवाल हर जहन में होगा, वो माँ सोच रही है कि बेटी स्कूल में है, उसे बचा लें। लोग सोच रहे हैं मकान हिल रहा है, ढह ना जाए, गिर ना जाए, ये सोच रहे हैं। क्या आपने चूंकि बहुत डिज़ाइन किए हैं ऐसे मकानों के जो कि भूकंप को सह सकते हैं, रोक सकते हैं, ये मैसेज अगर रहे कि आप जिस मकान में हैं तो इस तरीके की अफरा तफरी नहीं मचेगी जो नज़र आ रहा था, तो क्या उस दिशा में कदम बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं? बढ़ें तो कैसे बढ़ेंगे? देखिए, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन करना है, जिससे आप उसके अंदर जो उसका प्लानिंग प्रोसेस है, उसकी वर्कमैनशिप है और उसकी जो मटेरियल्स हैं, ये तीनों में आपको क्वालिटी कंट्रोल लाना है और इंटीग्रेट करना है ताकि ये पूरी एक सक्सेसफुल स्ट्रक्चर बने। तो इतनी सोफिस्टिकेशन अभी जो लेजिस्लेशन वाइज नहीं है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कुछ लोगों ने वॉलंटरी ये कंप्लायंसेस वगैरह हो रही हैं, लेकिन वो भी जगह जगह पर हैं, कई जगह पर नहीं है। आपको दृश्य कोई कंप्लायंस नहीं है। पे एक नजर आ रही है, दरअसल हिंडन एयरबेस है जो कि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद का इलाका है। वहां पे एयरफोर्स को तैयार रखा गया है। अगर किसी भी रूप में मदद के लिए नेपाल के लिए उड़ान भरनी पड़े तो यहां पर उसकी तैयारी है, जो हिंडन एयरबेस है और एक बड़ा एयरबेस है, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका, गाजियाबाद का एनसीआर का इलाका आता है, वहां पर यह बेस हम आपको दिखा रहे हैं। जी, आप अपनी बात करें। तो इस तरीके से इसमें आपको लेजिस्लेशन चाहिए, लाइसेंसिंग की, सब ट्रेड्स के लिए। ये मटेरियल क्या होता है कि आपके मूवमेंट्स जब मकान के होते हैं, अगल बगल स्पेस छोड़ा जाता है या नीचे कुछ रबड़ यूज़ किया, क्या इसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखिए, कई टेक्नोलॉजीज़ हैं पर वो काफ़ी महंगी पड़ती है। जिस तरह आपने जो जिक्र किया कि नीचे रबड़ है तो उसको हम बोलते हैं बेस आइसोलेशन। वो इस थ्योरी पे चलती है। जिस तरह कार चलती है और कार जो जब चलती है तो जिस तरह की रोड अनइवन होती है उतने झटके पैसेंजर को नहीं लगते हैं, तो उसको बोलते हैं बेस आइसोलेशन। तो इस तरीके से जब भूकंप आता है तो बिल्डिंग को वो झटका महसूस कम होता है, तो उसको एक स्पेशली डिज़ाइन बेरिंग्स पर रखा जाता है। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो कॉमनली अवेलेबल करनी एकदम बहुत महंगी भी है इस टाइम पे और नॉवेल्टी है। तो ये मास एप्लीकेशन इसकी रिस्ट्रिक्टेड है। ये कुछ म्यूजियम्स और हॉस्पिटल्स वगैरह इस टाइप हमारे यहाँ है। दिल्ली में ऐसी कोई बिल्डिंग है? अभी तक जो मुझे अवेयरनेस है, गुजरात में बनी है आफ्टर भुज अर्थक्वेक। एक भुज का हॉस्पिटल बना था बेस आइसोलेशन पर न्यूजीलैंड के संपर्क से।
तो दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में मैं इस चीज़ पे अवेयर नहीं हूँ अभी। कृष्णा मित्र जी, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर समझ रहे हम चीज़ों को, देश मदद के लिए तैयार है, लेकिन मदद पहुंचाने पर और पहुंच जाने पर वो मदद होती है जी। क्या इस प्रोसेस में जिस तरीके से नेपाल से लगातार खबरें आ रही हैं, तकरीबन 900 लोग मर चुके हैं, काठमांडू शहर एक लिहाज से 500 लोग वहाँ पर मौत हो चुकी है, दृश्य अभी पूरे आए नहीं हैं, लेकिन अगर एयरपोर्ट बंद है, हमारे पास तो एयरपोर्ट की एक तस्वीर किसी ने भेजी है, अफरा तफरी का माहौल है, जहाज खड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, लग रहा है किसी गली मोहल्ले में भीड़ है, ऐसी तस्वीर हमारे मोबाइल पे आई है। समझना ये चाह रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट जब वहाँ पर पहुँचेगा कैसे, क्या उसके लिए भी कुछ नए रास्ते होते हैं? देखिए, एक तो एयरपोर्ट को जहाज़ों के लिए या आपदा प्रबंधन के लिए करना पड़ेगा लैंडिंग के लिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक इनको पहुंचाना मुश्किल है। सबसे आसान तरीका अब ये हो सकता है कि जो नियरेस्ट एयरफील्ड है बिहार की, या सिलीगुड़ी है जैसे, वहाँ पे बगडोगरा है, वहाँ से रिलीफ भेजा जाए बाय हेलीकॉप्टर्स, वो पॉसिबल है। हमको लगता है ये आप ही को हम दृश्य दिखाते हैं और उसके जरा हम जानना चाहते हैं। ये किसी ने एयरपोर्ट से भेजा है हमें, ये फोटो देखिए, हवाई जहाज खड़ा है, अफरा तफरी का माहौल है वहाँ पर। यही है ना कि लोग एकदम भीड़ में आ जाते हैं वहाँ पे, और ऐसे माहौल में वहाँ पे कोई जहाज़ लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक के एरिया क्लियर नहीं होगा, रनवे क्लियर नहीं होगा, रनवे के शोल्डर्स जो है वो भी क्लियर होने चाहिए, तभी जहाज लैंड कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन नहीं कर सकता। ओके, मैं दो एक चीज़ें जो अभी बात होके निकली हैं वो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक तो जो आपने कहा कि आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे और आएंगे ही। इट इज़ नॉट नेसेसरी। इट माइट कम, इट माइट नॉट कम। हल्के होंगे, ज़्यादा होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अमूमन देखा गया है कि कुछ केसेस में आते हैं, सीवियर आते हैं, लेकिन हमेशा नहीं आते। एक तो वो उसका खौफ, डर उतना नहीं होना चाहिए। अगर आएंगे तो मेरे हिसाब से वो कम ही होते जाते हैं, कम ही होते जाते हैं। और जैसे निवास नहीं करना चाहिए। ये ऐसे होता है कि अगर आप ठहरे हुए पानी में एक पत्थर फेंके तो उसमें से रिपल्स, वो लहरें उठती हैं, और वो लहरें चारों तरफ उठती हैं। वो लहरें जो होती हैं, पहले की लहरें ज्यादा होती हैं। नहीं, इसमें एक सवाल है, और आस्ता आस्ता जो स्ट्रक्चर है जहां पर मौत हुई है, खासतौर से सीतामढ़ी में जो हुई है, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है बिहार में, वहां पर स्ट्रक्चर टूटने से हुई है, कच्ची इमारतों के टूटने से हुई है। सवाल वो निकल रहा है कि जिन कच्ची इमारतों में दरारें पड़ गई, अब अगर आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं तो वहां क्या करना है? उससे गिर सकती है, वो गिर सकती। अब वहां पर क्या उपाय है हमारे पास? उससे उपाय, अब डिजास्टर मैनेजमेंट में उससे जो दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, आपने ये कहा कि लेजिस्लेशन बनना चाहिए। लेजिस्लेशन है, हिंदुस्तान भर में लेजिस्लेशन है, बट द विल टू इंप्लीमेंट इज नॉट देयर। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, आई एम एन एक्सपर्ट एट इट। आज डिजास्टर मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन हिंदुस्तान में नहीं हो रही। नहीं, जब यमुना की जमीन पे साहब स्ट्रक्चर खड़ा है और उसमें वो आप जिस जिक्र कर रहे हैं वो होना चाहिए, जब वही नहीं है। आप दिल्ली की ही बात कर रहे हैं तो मयूर विहार आपने पूरा उसी पर बना के स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। ये नोएडा में बना दिया, 70 मंजिल इमारत बनी। बिल्कुल, वो सबसे बड़ी रोक भी लगाई। लेजिस्लेशन की अब मैं बात कर रहा था, वो लाइसेंसिंग की लेजिस्लेशंस हैं, इंजीनियर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कंपल्सरी नहीं है, सर्टिफिकेशन उनका कंपल्सरी नहीं है। ये बात ये कह रहा हूँ, उसकी लेजिस्लेशन भी लॉ बनना चाहिए। बिना सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं यूज होगा ऐसे इलाकों में। अगर बिल्डिंग ये चीज उठी थी गुजरात, ये चीज उठी थी भुज और वहां पर है भी गुजरात में, लेकिन वो अभी तक की लॉ नोटिफाई नहीं हुआ है। वो विल टू इम्प्लीमेंट नहीं है ना जी, नोटिफाई नहीं हुआ। उसका एक कारण और है कि इतने इंजीनियर्स भी नहीं है हमारे देश में। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ चॉइस, लोग लेते नहीं हैं। तो इसके लिए इंस्टीट्यूशंस भी खोलने पड़ेंगे नए। इंजीनियरिंग की जो ये पढ़ाई हम अभी है, जो दर्शक देख रहे हैं, हम एक लोनावाला खाली समझा दीजिए कि वो क्या करें, क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपन अगर महसूस किया जा रहा है। अभी बात हो रही है, दो स्ट्रक्चरल के लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई डिज़ाइन ठीक होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो रहा है। मगर क्या हम कह सकते हैं कि ये गलत काम कर रहा है, सही कर रहा है? इसके लिए ऐसा समाधान निकालिए जिससे कि
काम भी हो जाए, नुकसान भी ना। और मेरा सुझाव ये है कि या तो ऐसा कंपलसरी कर दे कि जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं इंश्योरेंस कंपलसरी हो उसके लिए। तो जो इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस करेगी वो क्वालिटी देख के ही करेगी, उसे आपको पता चल जाएगा कि क्लॉज जोड़ दिया जाएगा सेफ पर वो बिल्कुल ठीक बात है। और इस तरह से बड़ी जो हैं इमारतें वगैरह बनती हैं वो इंश्योरेंस कंपनी ड्रिवन वो चेकिंग भी होती है उनकी, लेकिन स्मॉल स्केल पर ये लाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लेजिस्लेशन है फॉर इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स वो भी एक सवाल है जैन, हम ये खाली जानकारी दे दें कि दरअसल बिहार में फिर से कंपन महसूस की गई है और ये एक मैसेज अच्छा नहीं है, क्योंकि दिन के समय और रात के समय में एक बड़ा अंतर होता है और खासतौर से